हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का 100 पीवाईक्यू सीरीज में तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं केवल व्यापार, व्यापार उद्योग, उद्योग वाणिज्य, व्यापार उद्योग एवं वाणिज्य। इसमें डी सही है, व्यापार उद्योग एवं वाणिज्य। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात, तस्करी के सामान का निर्यात। इसमें ए सही है, सेवाओं का निर्यात। इसे कहते हैं इनविजिबल एक्सपोर्ट। भारत और तृतीय क्षेत्रों में सम्मिलित है। भारत और तृतीय क्षेत्रों में सम्मिलित है। व्यापार और परिवहन, वित्त और वास्तविक संपदा, वानिकी और मत्स्यिकी। इसमें बी सही है, 1 और 2। निम्न में से किस क्षेत्र में भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र से। ऑप्शन सी सही है। ये हमेशा पूछा जाता है, नीचे दिया हुआ कितनी बार पूछा है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। ऑप्शन सी सही है। जितना विकसित देश होगा उतना ही तृतीय क्षेत्र का अंश ज्यादा रहेगा। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? वानिकी, विनिर्माण, कृषि, विपणन। डी सही है, विपणन। किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया? 1991 में। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का नाम और मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? इंडियन बैंक, चेन्नई, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई, मुंबई, कॉरपोरेशन बैंक, बेंगलोर, केनरा बैंक, बेंगलुरु। बी सही है, आईसीआईसीआई। इसका मुख्यालय है बड़ौदरा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है? नायक समिति, नरसिम्हम समिति, लीलाधर समिति, रंगराजन समिति। डी सही है, रंगराजन। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-52 में उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? सी सही है, 2%, 2.0। आर्थिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, जीडीपी के प्रतिशत में वृद्धि से, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन से। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किए जाते हैं सेंट्रल बैंक द्वारा, एसबीआई द्वारा, आरबीआई द्वारा, दोनों के द्वारा। बी सही है, आरबीआई। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? निर्यात से प्राप्त की बचतें, अनिवासी भारतीयों की जमा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक द्वारा दिया गया अनुदान, स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। डी सही है, स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। भारत में कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है? आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई, उपरोक्त सभी। डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यह शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा पूर्ति को नियमित करता है, यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन डी, व्यापारिक घरानों को ऋण, ये सही नहीं होगा। भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है? ये हमेशा पूछा जाता है। कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है नाबार्ड। ऑप्शन डी सही है। 1990 से भारत में मुद्रापूर्ति की उच्च समृद्धि का मुख्य कारण रहा है करारोपण, विदेशी ऋण, आरबीआई द्वारा सरकार को साख प्रदान करना, बजटीय व्यय। इसमें सी सही है, आरबीआई द्वारा सरकार को साख प्रदान करना। यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षित अनुपात को कम किया जाता है तो साख सृजन पर इसका क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन बी सही है, बढ़ जाएगा। भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और आनुपातिक, अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील। प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और आनुपातिक। सी सही है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। कौन से प्रत्यक्ष कर होते हैं, कौन से अप्रत्यक्ष कर होते हैं, ये जानना चाहिए। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है। कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? नोट जारी करना, सरकार का बैंकर होना, सामान्य जनता के लिए बचत खाता खोलना।
वाणिज्यिक बैंकों के नकद आरक्षित कोषों का संरक्षक होना। सी सही है, सामान्य जनता के लिए बचत खाता खोलना यह रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। ऑप्शन सी सही है। भारत में मुद्रा की पूर्ति करता है कौन? आरबीआई, स्टेट बैंक, नाबार्ड, व्यापारिक बैंक। ए सही है, केवल एक, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? न्यूनतम कोष प्रणाली। ऑप्शन ए सही है। भारत में मुद्रा संबंधी नीति बनाई व लागू की जाती है भारत सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय बैंक संघ द्वारा, फिक्की द्वारा। बी सही है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। बैंकों द्वारा दिया जाने वाला टीजर लोन क्या है? ऐसे ऋण जिसमें बैंकों द्वारा निश्चित ब्याज दर चार्ज की जाती है। ऐसे ऋण जिसमें बैंकों द्वारा फ्लोटिंग ब्याज दर चार्ज की जाती है। ऐसे ऋण जिसमें प्राथमिक अवधि में ब्याज दर कम होती है और बाद में बढ़ जाती है। ऐसे ऋण जिसमें प्राथमिक अवधि में ब्याज दर अधिक होती है और बाद में घट जाती है। सी सही है, ऋण जिसमें प्राथमिक अवधि में ब्याज दर कम होती है, आगे चल करके बढ़ जाती है, इसे कहते हैं टीजर लोन। निम्नलिखित में से कौन सही है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वैधानिक संगठन हैं। आरबीआई तथा एसबीआई दोनों स्वतंत्रता के समय में थे। आरबीआई एक विनियामक निकाय है। एसबीआई व्यावसायिक गतिविधियों में लगा है। इसमें सी सही है, 1, 3 और 4। 2 सही नहीं है। आरबीआई एसबीआई दोनों स्वतंत्रता के समय में थे, क्योंकि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, एसबीआई की स्थापना 1955 में। परिमाणात्मक साख नियंत्रण के लिए निम्न विधियों में से किसका प्रयोग भारतीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है? परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधियां, यहां से एक प्रश्न आता है। बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद आरक्षण अनुपात, उपर्युक्त सभी। परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधियां ये सभी हैं। ऑप्शन डी, बैंक दर, खुले बाजार क्रियाएं, नकद आरक्षण अनुपात। निम्नलिखित में से कौन सी काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है? ब्लैक मनी उसे कहते हैं जिस पर टैक्स छुपाया गया हो। यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन हुआ है, यानी जिस पर कर नहीं दिया जाता है, इसे कहते हैं ब्लैक मनी। ऑप्शन डी सही है। और ऑप्शन में दिया हुआ है, यह गैर कानूनी आय है, यह बिना बताई छिपाई गई आय है, यह ऐसी आय है जिसका औचित्य नहीं है, यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन हुआ है। जिसमें कर जुड़ा होगा वही सही हो जाएगा। पिछले 3 वर्षों में भारत में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आई है। इन वर्षों में देश को बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी, प्रश्न पता नहीं क्या है, आगे चलते हैं। 2003 का प्रश्न था, आगे चलते हैं। भारत में कैपिटल मार्केट में घोटालों को बार बार होने से रोकने के लिए भारत सरकार ने व्यवस्था संबंधी अधिकार प्रदान किए। एसईबीआई को, आरबीआई को, एसबीआई को, आईसीआईसीआई को। ए सही है, एसईबीआई यानी सेबी। भारतीय के विदेशी विनिमय संचय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रतिरक्षक कौन है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, एसबीआई, विदेश मंत्रालय। बी सही है, आरबीआई। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? नोट निर्गमन, बैंकों का बैंक, सरकारी बैंक, पब्लिक से जमा स्वीकार करना। डी सही है, पब्लिक से जमा स्वीकार करना। भारत में सभी राज्यों में बिक्री कर की समान दरों के लिए सिफारिश की थी। ऑप्शन डी सही है, चिलैया समिति। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति का बाह्य सदस्य 2021 के नहीं है? जयंत आर वर्मा, आशिमा गोयल, शशांक भिड़े, माइकल देवव्रता पात्रा। इसमें डी सही है। ये प्रश्न दोबारा शायद ना आए। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है? प्रधानमंत्री, संसद, वित्त मंत्रालय, आरबीआई। डी सही है, आरबीआई, केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण। आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशन का आशय है शेयरों के क्रय और विक्रय से, सिक्योरिटी में व्यापार से, विदेशी मुद्रा की नीलामी से, सोने में सौदे से। बी सही है, सिक्योरिटी में व्यापार से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं मुद्रा का नियंत्रित विस्तार, मूल्य स्थिरता, भुगतान संतुलन में सुधार और संतुलित विकास। सी सही है, 1, 2 और 3।
ऑप्शन सी सही है। वाणिज्यिक बैंकों को अग्रिम देते समय भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से लेती है। जमा दर, उधार दर, बैंक दर, इनमें से कोई नहीं। सी सही है, बैंक दर। इकोनॉमिक्स में यहाँ की परीक्षा में, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में लगभग सभी प्रश्न, आधे से ज्यादा प्रश्न रिपीटेड होते हैं। इसी वजह से यहाँ सभी प्रश्नों के नीचे दिया हुआ है कि ये कई कई वर्षों में लगातार पूछे गए हैं। यहाँ लिखा है 94, 2010, 2006, 2004, 2, 95, 91। इसका दायरा देखा जा सकता है 1991 का प्रश्न पूछा हुआ है, यही फिर से 2009 तक, 2010 तक आता हुआ है। आगे भी बहुत सारे प्रश्न हैं, सब में नीचे यहाँ भी देख सकते हैं 1991 लिखा है, फिर आगे 2007 तक पूछा गया है। तो इकोनॉमिक्स के प्रश्न पीवाईक्यू करना बहुत ही अनिवार्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि का परिणाम होता है। वाणिज्यिक बैंकों को अग्रिम देते हुए समय भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से बैंक दर लेता है। वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि का परिणाम क्या है? बैंकों के पास कम नकदी, सरकार को अधिक संसाधनों की प्राप्ति, बैंकों की लाभदायकता में कमी, उपरोक्त सभी। डी सही है, उपरोक्त सभी। भारतीय रिजर्व बैंक किस विधि द्वारा साख सृजन को संकुचित कर सकता है? बैंक दर बढ़ाकर, सरकारी प्रतिभूतियां बैंकों को बेचकर, नकद कोषानुपात कम करके, बिलों की अधिक पुनः कटौती करके। 1 और 2 ये दोनों सही हैं, ऑप्शन ए। बैंक दर बढ़ाकर, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर। साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि नहीं है। बैंक दर परिवर्तन, खुले बाजार क्रियाएं, सुरक्षित अनुपातों में परिवर्तन, नैतिक दबाव। डी सही है, नैतिक दबाव। नैतिक दबाव गुणात्मक साख नियंत्रण की विधि है, न कि मात्रात्मक। रेपो क्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से क्या एक सत्य नहीं है? यह वाणिज्यिक बैंक द्वारा क्रियान्वित की जाती है, इससे विदेशी मुद्रा की उपलब्धता बढ़ती है। रेपो क्रियाओं का उद्देश्य साख प्रवाह को नियमित करना है। रेपो क्रियाओं का उद्देश्य वित्तीय निकाय की तरलता को नियंत्रित करना है। इसमें ऑप्शन ए सही है, यह वाणिज्यिक बैंक द्वारा क्रियान्वित की जाती है, यही सत्य नहीं है। रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है, ऑप्शन बी सही है। इसमें इतनी बार पूछा गया है यही प्रश्न 2007, 8, 10, 13 सब में। इकोनॉमिक्स और साइंस इनके पीवाईक्यू करने से बहुत फायदा होता है। पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाता है विनिमय बाजार में रुपए की भारी बिकवाली के दबाव को कम करने के लिए, विनिमय बाजार में रुपए की बिकवाली के दबाव को बढ़ाने के लिए, विनिमय बाजार में रुपए का मान को कम करने के लिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। डी सही है, उपरोक्त कोई नहीं। पुनर्क्रय विकल्प, रेपो का संबंध मुद्रा विनिमय बाजार से नहीं है, अपितु इसका प्रयोग आरबीआई द्वारा मुद्रा बाजार में तरलता नियमन के लिए किया जाता है। भारत में साख नियंत्रण की कौन सी विधि अधिक प्रभावी है? गुणात्मक, मात्रात्मक, बैंक दर, इनमें से कोई नहीं। बी सही है, मात्रात्मक। निम्नलिखित में से कौन एक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है? बैंक दर, साख जमा अनुपात, नकद कोष अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। बी सही है, साख जमा अनुपात। 2005, 2002, 2008, 1992, 2012। निम्न में से कौन एक रेपो को नियंत्रित करता है? रेपो दर को नियंत्रित करता है, नियमित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक, सामान्य बीमा निगम, आयात निर्यात निगम, सहयोग निधि। ए सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। किसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। बैंक दर, CRR, PLR, SLR। सी सही है, PLR, प्राइम लैंडिंग रेट। बैंकों के नकद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। बैंकों की आय में वृद्धि, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि, बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि। उपरोक्त सभी। डी सही है, उपरोक्त सभी। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? ऑप्शन बी सही है, आरबीआई। भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी यदि शुद्ध गैर मौद्रिक योग्यताएं बढ़ जाएं, रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार घट जाए, रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाए। इसमें सी सही है, आरबीआई के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार जब बढ़ जाए उसे कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी।
भारत में वर्तमान विदेशी विनिमय दर प्रणाली को कहा जाता है? स्थिर विनिमय दर प्रणाली, तैरती विनिमय दर प्रणाली, अग्रिम विनिमय दर प्रणाली, प्रबंधित तैरती विनिमय दर प्रणाली। इसमें डी सही है, प्रबंधित तैरती विनिमय दर प्रणाली। भारत में मुद्रा करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है? करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता या मुद्रा की आंशिक परिवर्तनीयता। इसका अर्थ है भुगतान संतुलन के पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता। ऑप्शन सी सही है। बहुत कुछ समझ में ना आए तो ऐसे ही प्रश्न को उत्तर को याद कर लेना चाहिए, ताकि फिर दोबारा आएगा तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत बहुत नहीं है। वर्तमान में रुपए की परिवर्तनशीलता का अर्थ है? रुपया सभी प्रकार के लेन देन के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। रुपया सभी प्रकार के व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। रुपया सभी प्रकार के पूंजीगत व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। इसमें सी सही हो जाएगा, चालू व्यवहार के लिए। रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहार के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। इसे कहते हैं वर्तमान में रुपए की परिवर्तनशीलता। सस्ती मुद्रा का अर्थ है? मुद्रा का मूल्य घट जाना, करेंसी की उत्पादन लागत कम हो जाना, मुद्रा को प्राप्त करने की लागत घट जाना, करेंसी की गुणवत्ता कम हो जाना। सी सही है, मुद्रा को प्राप्त करने की लागत घट गई हो, तो इसे कहा जाता है सस्ती मुद्रा। मुद्रा के निम्नलिखित मानों में से किसे आरक्षित मुद्रा कहा जाता है? ऑप्शन ए सही है, M0 सर्वाधिक तरल मुद्रा है। M1, M2, M3, M4। ए सही है, M1। मुलायम मुद्रा से तात्पर्य है अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा जिसका मूल्य गिर गया हो, आसानी से पाया जा सके, उपरोक्त में से कोई नहीं। सी सही है, जिसे आसानी से पाया जा सके। भारतीय रुपए की विदेशी विनिमय दर के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। एक स्थिर दर, बाजार में परिवर्तन के लिए स्वतंत्र, एक नियमित दर, बदलती दर। ऑप्शन डी सही है, 2, 3 तथा 4 सही हैं, एक नियमित दर को छोड़ करके। भारतीय मुद्रा में 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। ऑप्शन सी सही है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर। 1 रुपए के नोट पर होता है वित्त सचिव का हस्ताक्षर, बाकी सभी पर गवर्नर का हस्ताक्षर। निम्न में से कौन सी मद M3 का भाग नहीं है? चलन में मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास सावधिक जमा, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के पास जमा। डी सही है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के पास जमा। M3 हम इसे अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे। यहाँ पर M3 सिर्फ इतना जानना है कि ये प्रश्न दोबारा आता है तो फिर डी वाला ऑप्शन यही ठीक कर देना है, आए चाहे ना आए। 2008, 2002, 91 इस प्रकार से पूछा गया है। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है? बृहद मुद्रा बटा आधार मुद्रा। मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है, ऑप्शन बी सही है, बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई? 1862 में। निम्न में से कौन नजदीकी मुद्रा नहीं है? बचत जमा, बचत व उधार हिस्सा पूंजी, ट्रेजरी बिल, मांग जमा। बी सही है, बचत व उधार हिस्सा पूंजी। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? IDBI, ICICI, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि, भारतीय रिजर्व बैंक। सी सही है, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ हुई? सी सही है, 1957। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप करते हैं? थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन सी सही है। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर होता है? सी सही है, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। कथन और कारण। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। इसमें ऑप्शन ए सही है, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों का परीक्षण करें और सही उत्तर चुनिए। यदि बाजार की ब्याज दर गिरती है तो मूल्य बढ़ेंगे, मांग बढ़ने पर मूल्य बढ़ते हैं। ऑप्शन ए सही है, ए आर दोनों सत्य हैं और
आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? मुद्रास्फीति से आय के वितरण में असमानता पैदा होती है। मुद्रास्फीति का रोजगार स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति को केवल मौद्रिक उपायों से नियंत्रित किया जा सकता है। अपस्फीति मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक हानिकारक है। इसमें ऑप्शन सी सही है। मुद्रास्फीति को केवल मौद्रिक उपायों से नियंत्रित किया जा सकता है, यही सही नहीं है। ऐसे प्रश्न अगर आते हैं कौन सा सही नहीं है और विकल्प में किसी में अगर दिया हो केवल, जैसे यहाँ दिया है केवल मौद्रिक उपायों से, तो ज्यादा चांस है कि वो उत्तर सही हो। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने मुद्रास्फीति के माप के लिए WPI थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को चुना है? उर्जित पटेल समिति, केलकर समिति, चलैया समिति, रंगराजन समिति। ऑप्शन ए सही है, उर्जित पटेल समिति। कोर मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कोर मुद्रास्फीति तात्कालिक झटकों से भी प्रभावित होती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में से खाद्य एवं ईंधन के घटकों को हटाने पर कोर मुद्रास्फीति का मापन कर सकते हैं। केवल 2 सही है, ऑप्शन बी। कि IAS प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न था, PCS में भी पूछा गया। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। लेनदार, बॉन्ड एवं प्रतिभूतियों में निवेश, प्रतिभूतियों में विनिवेश, प्रतिभूतियों में निवेशक, लेनदार, उपभोक्ता। ए सही है, लेनदार या ऋणी। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग को लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति से लोन लेने वालों को लाभ होता है, ऋणी लाभ में रहता है। स्फीतिकार दबाव सरकारी हलकों में चिंता का कारण बनते हैं, लोगों में असंतोष पैदा करते हैं, मीडिया द्वारा प्रयोग करने के लिए गर्म सामग्री उपलब्ध कराते हैं, राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक मुद्दा बन जाते हैं। इसमें डी सही है, सभी चारों। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है? कीमतें गिर गई हैं, कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं, खाद्य पूर्ति बढ़ गई है, औद्योगिक विकास गतिहीन है। सी सही है, केवल 2, कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं। निम्नांकित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर को कम करना, वस्तुओं की राशनिंग। सी सही है, ब्याज दर को कम करना। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? ऑप्शन बी सही है, ऋणी, कर्जदार। कथन और कारण हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है, इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। इस प्रश्न में ए सही है, AR दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। मुद्रास्फीति से समाज में मिलती है आर्थिक विषमता, आर्थिक समानता, सामाजिक लाभ, सरकारी लाभ। ए सही है, आर्थिक विषमता। वित्तीय प्रणाली की समीक्षा के लिए नरसिंघम समिति की प्रथम रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? ए सही है, 1991। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? सी सही है, RBI। कथन और कारण ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत RBI एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। ऑप्शन ए सही है, AR दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, बेसल मानक किससे संबंधित है? पर्यावरण, बीमा, बैंकिंग, सूक्ष्म वित्त। सी सही है, बैंकिंग। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय बैंक इको रैप रिपोर्ट प्रकाशित करता है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी सही है, लखनऊ में। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।